चलो बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपको रिवीजन करो एक बार। क्वेश्चन है नहीं बात बताना ठीक है, इसी पे का है। आप लिंकेज पढ़ी बेटा कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लिंकेज पढ़ी थी ना। आप ये बताओ लिंकेज का सारा पोर्शन क्लियर हो गया, वो डायग्राम क्लियर हो गया। बस आपको ये देखना है कि वहाँ पे पेरेंटल कब पेरेंटल जो जनरेशन आ रही है वो कब आ रही है और रिकॉम्बिनेशन कब हो रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया लिंकेज का मतलब होता है, आप लोग एक ही बात ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है। अगर जो जीन्स होंगे अगर दो पास पास हैं तो लिंकेज ज्यादा शो करेंगे और दूर दूर है तो लिंकेज कम शो करेंगे। सही है, क्लियर है आपको इतना? चलो ठीक है। इसके बाद लिंकेज के बाद हमने डायग्राम देखा था, डायग्राम कौन सा देखा था, वो जो आप लोग सोचते पता नहीं क्या है, ठीक है, वो क्लियर हो गया। सही है। अब अगले हम लोग बात करेंगे लिंकेज के बाद मैंने क्या पढ़ाया था, प्लेयोट्रॉपी। मैंने कहा था अगर कोई सिंगल जीन है और एक से ज्यादा ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेयोट्रॉपिक जीन बोलते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लेयोट्रॉपी। पता है आपको इतनी बात? सही है। इसके बाद हमने आपको बताया था एग्जाम्पल का क्या था, फिनाइल कीटोन्यूरिया भी होती है, वो मैंने लिखवाया था। इसके बाद हम लोग पढ़ाए थे सेल्फ डिटरमिनेशन, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि वहां पे जो फीमेल क्या होती है, हेटेरोगैमेटी होती है या फिर मेल हेटेरोगैमेटी होती है। तो हेटेरोगैमेटी वाला केस होता है, वो डिटरमाइन करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। फेवरेट स्टूडेंट आ गया है, सेम बात। ये लोग कह रहे हैं तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, नहीं थे तो हो। अरे मेरी मर्जी। हाँ सही बात है, आप बताओ। तो मैं तो उसे फेवरेट मानता ही हूँ। सही है, सही है, आपसे फेवरेट मानता हूँ, ठीक है। अब बस बात ठीक बेटा। इसके बाद देखो कल हमने बताया था आपको, मैंने कहा था कि एक्स वाले और वाई वाले दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में और एक्स एक्स होता है वो इसमें होता है फीमेल में। हमने आपको बताया था देखो ऑटोसोमल होते हैं और कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। हमारे अंदर अगर ह्यूमंस की बात करें तो 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम और 1 पेयर कौन से होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ से आप लोग खाली बस एग्जाम्पल याद रखना, क्या रखना, एग्जाम्पल। बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, वो पूछ जाएगा बताओ किसमें मेल हेटेरोगैमेटी मेल में है फीमेल में, आपको ऑप्शन दे देगा, आपको बताना है। तो मैंने ये बताओ अगर हम बात करें मेल हेटेरोगैमेटी, किस बात करें, मेल, तो मैंने किस में लिखवाया था, जैसे ह्यूमन हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, इसके बाद वो उसमें राउंड फॉर्म हो गया, कॉकरोच हो गया, इन सब में कौन सा होता है, मेल हेटेरोगैमेटी। इसके बाद बर्ड्स में कौन सी होती है, फीमेल हेटेरोगैमेटी। यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, उनमें फीमेल के पास ZW होता है और मेल के पास क्या होता है, ZX। पता है आपको इतना? इतना बेटा हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। यहाँ तक किसी को डाउट है? देखो जेनेटिक्स में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अभी क्लियर कर लेना बेटा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान रखना। आप ऐसे मानो कि आपका ये पोर्शन अगर कमजोर है तो आप लोग थोड़ा बायोलॉजी बहुत हल्के रह जाओगे। जैसे मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, जैसे आपका जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इकोलॉजी हो गया, इकोलॉजी तो सिंपल है। चलो इसके बाद तुम्हारा क्या क्या हो गया, ए ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सब पोर्शन अच्छे हैं। तो आपका फिर क्या बचा, बायोलॉजी नहीं तो है। तो आप लोग जेनेटिक्स को बहुत मजबूती से अगर हो, ठीक है, कोई क्वेश्चन डॉट ना हो आपका। तो कल हम लोगों ने बेटा कहाँ तक पढ़ लिया था बताओ, ZW लिखवा दिया था मैंने, ZX हो गया। तो आप लोग हेडिंग डालो ZW ZZ हो गया था, सही हो गया, सही है। इसके बाद और एक हेडिंग डालो बेटा, नंबर 4 है ना, हेडिंग डालो Z0 ZZ। चलिए क्यों हो गया मैं Z0 बता रहा हूँ, Z0 वाला एक Z0 ही होता है, ZZ वो था ZW, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या है, ये देखो फीमेल के पास ओनली Z होता है और मेल के पास क्या होता है, Z। तो देखो फीमेल और मेल, यहाँ किसके पास हेटेरोगैमेटी है, फीमेल के पास। तो देखो एग्जाम्पल बेटा लिखो बटरफ्लाई कॉमा मोथ। मोथ मोथ मतलब होता है कोई वही जो पेड़ पे देखो नहीं, कीट पतंगे, कीड़े को पकड़ने से पतंग का पड़ता है बेटा। यहाँ पे बताओ जेड किसके पास होता है, ऐसे लिखो फीमेल किसके पास होता है, और ये किसके पास होता है, तो बताओ यहाँ पे हेटेरोगैमेटी किसके पास है, फीमेल के पास है।
तो अगर हम बात करें तो बेटा ए ऐसे करके लिखो, ए Z0, ये कौन है? फीमेल है, कौन है? और इधर मेल के पास क्या होगा बेटा? ऑटोसोम, ए क्यों लिखता हूं मैं? ऑटोसोम, ठीक है, और Z है। इसकी मेल करोगे है तो क्या बनेगी? A प्लस Z और A प्लस 0, इधर क्या बनेगा? A प्लस Z और A प्लस, पता है, क्रॉस करा दो और मेल में लिख लो, सही है बेटा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ बार बार? एग्जाम्पल ध्यान रखना, इसीलिए मैं हर चीज करवा रहा हूँ। इसमें कौन कौन से हैं? ये फीमेल का Z0 है, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल बटरफ्लाई मोथ मतलब होता नहीं, कीड़ा होता है जो पेड़ पे रहता है, समझ गए? और बेटा आप लोग मेहनत कर लो थोड़ी, बुक रख ले ली? अच्छा भैया ये क्रॉस कराओगी तो ये प्लस Z नहीं आएगा, इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है? तुमको नहीं आती तुम लोग? ये मुरादाबाद गई तुम तो चक्कर नहीं आई है, दोस्ती बहुत तगड़ी है। ये गई थी मुरादाबाद, दूसरी गई मैं इसलिए नहीं आई थी मुरादाबाद। ये नुकसान हो जाए लेकिन दोस्ती जरूरी है बेटा। अगर पढ़ाई की बात आएगा दोस्ती जोड़ दिया करो, समझ रहे? वरना फिर दोस्त बाद में फोन नहीं उठाते हैं, आपको पता है ये बात? ये रियलिटी है, दोस्त फोन नहीं उठाते हैं बाद में। अगर वो कुछ बन गया तो कहेंगे हम बिजी हैं बस। हमारा दोस्त ऐसे नहीं, वो तुम्हें लग रहा है अभी देखना 5 साल बाद फोन नहीं उठाएंगे आपका। नहीं ऐसा नहीं होता। ये तुम्हें अभी लग रहा है, अभी 3 साल बाद बेटा कुछ नहीं बनते, वो तक उठाते नहीं अपनी लाइफ में। शादी के बाद कौन उठाता है, लेकिन बाद में अब फिर बन जाते तो उठाते हैं। 15 साल का हो गया। अरे तब भी थोड़ा बहुत रिश्ते आ जाता है। हाँ कुछ लोग होते हैं जैसे बेटा लिख दिया, बना लो। देखो अभी तक बेटा ये बना दो, तो बेटा इसका अगर ये वाला x चला गया और उसका क्या आ गया, इसका आ गया तो क्या हो जाएगा? मतलब a प्लस z हो जाएगा, तो क्या होगी? मेल होगा, ठीक है? तो आपको पता है ये मेल हो जाएगा। अब हम लोग एक नई टाइप की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, हैरिंग डालो, हैरिंग डालो, हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। ये बताओ किसमें होती है? हानि किसमें होती है? इनका थोड़ा अलग टाइप होता है, देखो इनका तो बहुत ज्यादा लगता है। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म। हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म निकाल लिया। देखो ये स्पेशल मैकेनिज्म खाली किसमें होती है? हनी में होती है। किसमें होती है बेटा? हनी में। इसे हम लोग वन साइड और टू साइड क्रोमोसोम मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन साइड एंड टू साइड। इसमें होता क्या है समझो, जो फीमेल होता है फीमेल उसके पास सेल में क्रोमोसोम होते हैं 32। कितने होते हैं? 32। और जो मेल होता है उसके पास सेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं? 16, यानी कि 16। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब म्यूटेशन होता है तो आपको पता है फीमेल के पास 2 सेल बनते हैं। अगर मेल से फर्टिलाइज हो गया है तो क्या बनेगी? फीमेल। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या बनेगा? मेल। इसमें ऐसा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। क्लियर हुआ इतना? तो आप लोग पहले पॉइंट को फिर हम लोग ध्यान देखते हैं। तो देखना बेटा, देखो ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड
हाँ ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड वो फॉर्म फ्रॉम द सर रिपीट कर दो। ऑफ स्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। अगर फ्यूजन किसका हो रहा है, स्पर्म का एग का हो रहा है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, फीमेल। एंड एग डेवलप एज फीमेल। और फीमेल के ब्रेक में लिख लेना बेटा 32। क्या लिखना, 32 क्रोमोसोम लिख लो, या फिर लिख लो डिप्लॉइड सेल। क्या लिख लो, डिप्लॉइड। ठीक है, अगर फ्यूजन हो रहा है तो लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट लिखना, ऐसे लिखो फीमेल, पहले लिखो फीमेल, एरो बनाओगे और लिखो 32 क्रोमोसोम। 32 क्रोमोसोम लिख लिया। इसका फिर एरो बनाओ इसके लिए और लिख लो डिप्लॉइड सेल 32 क्रोमोसोम, और इसके बाद एरो बनाओ लिखो डिप्लॉइड सेल। लिख लिया। और इसके बाद इसके नीचे लिखो मेल ऑब्लिक करके लिखो 16 क्रोमोसोम और लिख लो फिर डैश लगा के लिख लो हैप्लॉइड। कैसे होती है, हैप्लॉइड। बेटा क्लियर हो इतना। अब आप लोग देखो ऐसा करके बना लो। अगर मान लिया फीमेल है, कैसी है, क्या है, फीमेल है, इसके पास कितने होंगे बताओ, 32 होंगे। और अगर मेल है तो कितने होंगे, 16 होंगे। ये तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे क्या होता है, म्यूसिस होता है। क्या होता है बेटा, गैमीट बनेंगे ना, तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 16 अलग और 16 अलग। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ म्यूसिस होता है क्या, ये तो हैप्लॉइड पहले से है ना, तो क्या होगा माइटोसिस। तो यहाँ पे कितने रहेंगे, 16। पता है आपको, यहाँ पे ध्यान रखना हैप्लॉइड सेल है, और यहाँ पे कैसी है बेटा। अच्छा एक बार बताओ, अगर मैं आपको ये ना पता कि ये हैप्लॉइड सेल है तो आप तो मिस कर सकते थे ना। यहाँ पे आप सोचते क्या हो सकता है कि डिप्लॉइड सेल हो और 16 के कितने जाते, 8 जाते, लेकिन पहले कह रहा हूँ हैप्लॉइड सेल है। ठीक है, अब देखो अगर क्या होगा, यहाँ से एग फर्टिलाइज हो गया। क्या हो गया बेटा, एग फर्टाइल हो गया, फर्टिलाइज हो गया। तो यहाँ पे कितने जाएंगे बताओ, 32 नहीं जाएंगे, 32 जाएंगे। और क्या बन जाएगी, फीमेल, कोई नॉट वर्कर, फीमेल। और अगर यहाँ पे बेटा एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, सही है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, और यहाँ पे कितने रहेंगे, 16 ही रहेंगे। और क्या बनेगा, मेल। सही है बेटा। तो आपको ऐसे लिख लो, यहाँ लिखो अनफर्टिलाइज्ड। सही है। तो ये किसमें होता है, हनी में होता है। बेटा पढ़ाई कर लो, मेहनत से, समझ लो। पानी लेके नहीं आया देना। आप लोग पानी लेके आए बेटा, क्यों सर? मेरे नहीं है, अपने लिए दूंगे। हम पानी पीते हैं, घर जाके पीते हैं। अच्छा एक बात है, अगर आपके पास वाटर बोतल रहे साथ में तो आप ज्यादा पानी पिलोगे। ये रेट है नहीं है। अगर आपके पास वाटर बोतल रहे तो आप ज्यादा पानी पिलोगे कंपेयर टू विदाउट वाटर बोतल। क्योंकि आप सोचते हो कौन उठे जाके, कौन गिलास उठाए, कौन पानी पिए, नल चलाए, इतना आलसी लोग। मुझे लगता है मैं पूरे दिन बच्चों का ही पानी पीता रहता हूँ, पूरे दिन। और तभी पीता हूँ जब बच्चों को बिल्कुल देखता हूँ, वैसे नहीं जाता कहीं पीने।
तो आपको बताओ हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म समझ गए पूरी तरीके से? ये किसमें होता है? हनी बी में होता है, वन साइड और टू साइड क्रोमोसोम। बेटा ये बताओ, हाँ क्लियर? हाँ। तो ये क्लियर हुआ? बताओ ये क्लियर हो गया? तो अब आपको नेक्स्ट टाइम डालो म्यूटेशन। क्या डालो? म्यूटेशन। बेटा बिल्कुल आप रिलीज कर दीजिए। एंड डालो म्यूटेशन। देखो पहले समझते हैं म्यूटेशन है क्या। सही है? म्यूटेशन का मतलब होता है, सबसे पहले समझो, आपको पता है डीएनए होता है, क्या होता है? डीएनए होता है। अगर डीएनए में क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेस होते हैं। मैंने कहा था नाइट्रोजनस बेस है तो उससे क्या बनता है? कोडॉन बनता है। क्या बनता है? कोडॉन। और एक कोडॉन से कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड क्या होता है? कोड होता है। और अमीनो एसिड की चेन को क्या बोलते हैं? प्रोटीन बनती है। ठीक है, प्रोटीन बनती है। तो बेटा क्या होता है, मैं आपको रट देता हूँ कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, अगर उसके सीक्वेंस में कोई नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाए, क्या हो जाए? नाइट्रोजन बेस चेंज हो जाए, तो बताओ पूरा कोडॉन चेंज नहीं हो जाएगा? और कोडॉन चेंज हो जाएगा तो क्या चेंज हो जाएगा? प्रोटीन चेंज हो जाएगी, क्योंकि अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। और जब वो चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। तो म्यूटेशन से या तो फायदा होता है, क्या होता है? और म्यूटेशन से नुकसान भी हो सकता है। जैसे फायदा किसके में होता है? आप लोग बंदर थे पहले, क्या थे? बंदर थे। आप लोग बंदर से क्या बन गए? इंसान बन गए। भाई आप लोग नहीं थे, आपकी आने वाली पीछे वाली पीढ़ी थी, आपके पूर्वज थे, वो क्या थे? बंदर ही थे। तो अगर आप जो इवोल्यूशन होता है वो किससे वजह से होता है? म्यूटेशन की वजह से। और इवोल्यूशन होना बहुत ही जरूरी होता है। सही है? तो वो किससे होता है? म्यूटेशन से। तो मैं सिंपली भाषा में बोलूं, नाइट्रोजनस बेस का चेंज होना। सही है? क्या कहलाता है? म्यूटेशन। जिससे आपका जीनोटाइप चेंज हो जाता है, उसके बाद क्या हो जाता है? फिनोटाइप। अब देखो, अगर मान लीजिए नाइट्रोजन बेस चेंज हो रहा है तो उससे कोई डिजीज भी हो सकती है। क्या हो सकती है? डिजीज कोई, और आपको कोई फायदा भी हो सकता है। तो म्यूटेशन से दोनों काम होते हैं, डिजीज भी होती है, क्या होता है? फायदा भी होता है। ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉइंट म्यूटेशन और एक होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे मैच होता है, मैच उसमें 11 गाड़ी होते हैं फील्ड में लगे हुए। अगर किसी गाड़ी की चोट लग जाए तो एक चला जाता है, उसको एक जगह पे दूसरा आ जाता है, तो वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। एक नाइट्रोजन बेस जाए उसकी जगह पे दूसरा आ जाए। और फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है कि एक म्यूटेशन जाए तो उसकी जगह पे दूसरा ना आए, या दूसरा आ जाए तो उसकी जगह पे डिलीट ना हो। एक बढ़ना या एक कम होना। दूसरा आ जाए तो कम ना हो, मतलब ये तो एक बढ़ जाए एक कम हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। समझ गए आप लोग? समझ गए? तो आपको हेडिंग डालो म्यूटेशन, डाल दिया। इसमें लिखना एक पॉइंट, देखो सडन चेंज और अल्टरनेशन इन डीएनए बेस पेयर। अल्टरनेशन इन डीएनए बेस पेयर और जीन and result in change in genotype। आपको चेंज हो जाएगा बेटा जीनोटाइप, चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इन ऑर्गेनिज्म। एक बात समझो बेटा, आपका जो फिनोटाइप कैसे होता है, जीनोटाइप कैसे होता है, समझो। ये बेटा क्या है? आपकी सेल है। क्या है? ये देखो, पहले आप थोड़ा समझ लो। ये सेल है। क्या है? सेल। आपको पता है सेल है? यहाँ पे आपको पता है, अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियस बना दे रहा हूँ। ये क्या है? न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है। आपको पता है आपके यहाँ पे डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। मैं नॉर्मल सिंपली से बना दे रहा हूँ। आपको ये पता है कि यहाँ पे क्या होता है? बेस सीक्वेंस होता है। क्या होता है? बेस सीक्वेंस। कुछ भी ना दे रहा हूँ। इसके एक जगह क्या होगा? टी होगा। ए की जगह क्या होगा? टी होगा। टी की जगह क्या होगा? ए होगा। जी की जगह क्या होगा? सी। जी की जगह सी। और सी की जगह क्या होगा? जी। आपको ये पता है ये क्या होगा? डीएनए होगा। क्या हो गया? अब देखो यहाँ पे देखो, आपका साइटोप्लाज्म जो होता है
उसमें क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। आपको ये पता है कि अमाइनो एसिड की चेन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्रोटीन। जैसे आपको पता है 20 टाइप के हमारे अमाइनो एसिड होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये मैं अभी आपको दोबारा समझाऊंगा, लेकिन अभी आप थोड़ा समझो, ठीक है? 20 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं। इन 20 टाइप के अमाइनो एसिड से आपकी टोटल प्रोटीन बनती है। वो कैसे बनती है मैं एक बार और बता दूंगा आपको। कैसे? देखो, जैसे आपको पता है आपको 26 लेटर होते हैं अल्फाबेट में, और दुनिया के हजारों नाम किनसे बने हुए हैं? लेटर से। कैसे? मान लिया किसी का नाम क्या है? वर्षा है। क्या है? वर्षा है। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड BARSH आ गया। अब किसी का नाम क्या होता? विष्णु। तो यहाँ पे क्या चेंज रहता बताओ? चेंज हो गया। अब जो क्या चेंज हुआ? बी वही ना, अब एक जगह क्या आ गया? आई। लेकिन मेरा नाम तो चेंज, पूरा बताओ चेंज हो गया। और हमने क्या किया? खाली एक लेटर चेंज किया। ऐसा ही सब प्रोटीन का होता है कि तुम एक अमाइनो एसिड चेंज करोगे और पूरी प्रोटीन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये बात समझ गए आप लोग? अब देखो, अब मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग अमाइनो एसिड के नाम याद करो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अमाइनो एसिड कौन कौन से होते हैं। मैं आपको लिखवा दूंगा। जैसे आपको बताया था मैंने, हिस्टाडीन बताया था, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोलेसिन, लाइसिन, सब आपको पता है, पिरोलिन हो गया। सही है, बहुत सारे होते हैं। अब देखो क्या होता है बेटा, डीएनए का खेल क्या होता है समझो। जो 3-3 नाइट्रोजन बेस होते हैं, 3-3, ये एक कोडॉन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कोडॉन। और एक कोडॉन किसी भी एक इस बार आता है एमआरएनए द्वारा। किस बार आता है? एमआरएनए से कोडॉन कहलाता है। और आता कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। कहाँ आएगा? और जाएगा किसके पास? राइबोसोम के पास। किसके पास जाएगा? इसके पास आया। अब यहाँ पे राइबोसोम क्या करता है? टीआरएनए को लाता है अपने पास। किसको लाता है? टीआरएनए। और बेटा ये क्या होता है? जो कोडॉन होता है, किसी भी अमाइनो एसिड का स्पेसिफिक कोडॉन होता है। जैसे आपका फोन होता है, तो आपका फोन का आपका नंबर क्या है? स्पेसिफिक है भाई। अगर आप मान लिया मेरा नंबर डाल करोगे तो मेरा ही फोन बजेगा, ये किसी और का बज जाएगा? नहीं, मेरा ही बजेगा। या किसी और का फोन लगाओगे तो किसी और का बजेगा। ये तो होता है। तो ये क्या करता है हमारा ने? ये कोडॉन बना के लाता है। और बेटा जिस टाइप का आपका देखो सीक्वेंस डीएनए का जिस टाइप का होगा तुम्हारा, जिस टाइप का सीक्वेंस होगा उसी टाइप के तो कोडॉन बनेंगे। अब देखो पहला कोडॉन यहाँ पे क्या बन रहा है? AAT। क्या बन रहा है? AAT बन रहा है। हो सकता है कि AAT से वेलिन कोड हो रहा हो। क्या हो रहा हो? ये क्या है? अमाइनो एसिड है। क्या है? और जो बाद में बन रहा है कौन सा? GGC। इससे हो सकता है होता हो मिथाइलिन कोड। अब आप लोग बताओ, आपकी प्रोटीन की चेन में पहले क्या लगेगा? वेलिन लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा? मिथाइलिन लगेगा। समझ? सब ध्यान समझना। अब ये प्रोटीन मान लीजिए कोई सी बन रही है, सपोज कोई सी बन रही है बॉडी, कोई सी प्रोटीन है। अब क्या होगा? देखो म्यूटेशन क्या होता है। ये A हटा, क्या हटा? और इसकी जगह पे G आ गया। तो आप लोग बताओ इसकी जगह पे C आ जाएगा। अब बताओ कोडॉन है क्या? AAT रहा, क्या हो गया? GAT। अब बेटा कभी भी GAT से वेलिन कोड नहीं हो रहा होगा। कोई वेलिन तो किससे कोड हो रहा था? इससे हो रहा था। अब GAT से हो सकता है ल्यूसीन कोड होता हो। क्या होता हो? तो अब इसकी जगह पे क्या लग जाएगा? ल्यूसीन। तो बताओ आप लोग प्रोटीन चेंज हो गई नहीं हो गई? समझ गए? अब ये प्रोटीन चेंज हो गई, तो वो प्रोटीन आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसानदायक है, वो डिपेंड करेगा कि प्रोटीन कौन सी बन रही है। समझ गए ये बात? क्लियर हुआ? ये होता है म्यूटेशन का कि आपका जीनोटाइप चेंज होने से क्या चेंज होता है? फिनोटाइप। एक बात और कहूं, डीएनए की कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में उन सबका डीएनए तो बेटा सेम ही होता है। चेंज क्या होता है? जैसे हाथी का डीएनए, आपका डीएनए डिफरेंस होगा खाली इन सीक्वेंस में, क्योंकि इनमें सीक्वेंस में डिफरेंस होगा। इसका मतलब क्या होगा? कोडॉन चेंज लाएंगे, और कोडॉन चेंज लाएंगे तो उसकी प्रोटीन क्या हो जाएगी? चेंज। समझ गए? और जिसमें जैसे प्रोटीन बनती है उसका वैसे शेप बनता है, वैसे उसका क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर हुआ ये बात? तो मेन तभी तो डीएनए होता है बेटा, किसी भी एनिमल्स को बनाने में। तभी तो मैं कहता हूं जैसा इसका डीएनए वैसे इसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर। क्लियर? तो यहाँ पे म्यूटेशन समझ गए आप लोग? तो आप लोग नंबर 1 डालो, उसके बाद पॉइंट म्यूटेशन। क्या डालो? पॉइंट म्यूटेशन। या ऐसे लिख लो म्यूटेशन आवर 2 टाइप। म्यूटेशन आर ऑफ 2 टाइप। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। पहला लिखो पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, POINT, पॉइंट म्यूटेशन। देख लिया? अब बेटा आप लोग बताओ पॉइंट का मतलब मैंने क्या बताया था? ऐसे हो सकते हैं अल्टरनेशन, मतलब ऐसे हो सकते हो आप लोग, एक जाएगा तो उसका दूसरा, लेकिन नाइट्रोजन बेस का नंबर सेम ही जाएगा। सही है? तो देखो
देखो a classical example of कैसा लिखा हुआ है, a classical example of point mutation is a change of single base pair in the gene। अच्छा एक बताओ, यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक जा रहा है दूसरे दूसरा आ रहा है। क्लियर कोई? कैसी भाषा में बोले आप समझ जाना। इसका एग्जांपल देखो बेटा, सिकल सेल एनीमिया। क्या लिखो? सिकल सेल एनीमिया, ये एक डिजीज होती है सिकल सेल एनीमिया। तो ये उसमें क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन ही होता है। आपको पता है कब होती है बताओ? सिकल सेल एनीमिया कब होता है? सर जो आरबीसी की होती है, हाँ सिकल सेल तो पता ही है। ये होता है क्यों? मैं ये बोल रहा हूँ बेस पेयर है एक वो, हाँ ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? बैलेंस हो जाता है, तब क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया होता है। ठीक है, तो लिख लिया आपने बेटा। नंबर सेकंड में डालो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे कोई ये पूछे ज्यादा डेंजर खतरनाक कौन सा होता है, फ्रेम शिफ्ट या पॉइंट? फ्रेम शिफ्ट, क्योंकि बेटा फ्रेम शिफ्ट में अगर एक सोचो, अब एक ऐड होगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो आपके सारे कोडन चेंज हो जाएंगे। ये समझे आपको? समझ गए? सारे कोडन चेंज हो जाएंगे। और पॉइंट में क्या हो रहा था? खाली एक कोडन चेंज हो रहा है। तो देखो फ्रेम शिफ्ट में देखो इट इज ड्यू टू द एडिशन एंड डिलीशन, एडिशन और डिलीशन ऑफ सिंगल और मोर बेसिस इन द डीएनए। अच्छा इसको फ्रेम शिफ्ट क्यों बोला है? तो समझो, जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए जब वो कोड करता है कोडॉन को डीएनए से, तो बेटा वो कॉन्टिन्यूअस फैशन में करता है। ऐसे नहीं करता कि एक को छोड़ दिया एक को कर लिया, करते कॉन्टिन्यूअस तरीके से। जब कॉन्टिन्यूअस तरीके से करेगा तो बताओ आप लोग, पूरा कोडॉन चेंज हो जाएगा, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट, पूरा फ्रेम चेंज हो जाता है। सही? क्लियर हो? तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया? तो आप लोग समझ गए बेटा? सही है, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालो न्यू। वीडियो क्लियर हुआ? वीडियो में डिजीज होती है और फायदा भी होता है। अब प्रेम पर फायदा हो रहा है तो आपको बताएगा बेटा। अब आप लोग हेडिंग डालो जेनेटिक डिसऑर्डर। ये लास्ट टॉपिक है ना आपका, अभी और भी जेनेटिक डिसऑर्डर, कैटेगरी जेनेटिक डिसऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से होते हैं? जी हाँ बताओ बेटा। डिसऑर्डर तो बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, जो हमें पापा से फ्री मिलते हैं वो कौन से होते हैं? समझ गए? यानी कि डीएनए वाले डिसऑर्डर नहीं होते हैं, कौन से होते हैं? जेनेटिक। और आपको बाद में तो डिसऑर्डर लगते हैं, आपको मान लिया कोई और कैंसर हो गया तो वो डिसऑर्डर नहीं है क्या? तो वो वाले डिसऑर्डर अलग होते हैं, ये वाले कौन से होते हैं? जेनेटिक। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाए या फिर जीन्स का चेंजमेंट होता है, उनके द्वारा होता है, तो वो कौन सा होता है? मेंडेलियन। और क्रोमोसोमल का मतलब होता है पूरा क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, तो उसे बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। तो आप लोग ऐसे देखो, इसके नीचे एरो बनाओ और लिखो टू टाइप। एरो नहीं बनाओ, ऐसे लिखो टू टाइप। एक तरफ लिखो
मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक तरफ लिखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एक तरफ लिखो मेंडेलियन डिसऑर्डर और एक तरफ लिखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर लिख दिया, एक तरफ लिखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो बेटा पहले हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर का नाम लिखते हैं, इसके बाद क्रोमोसोमल यानी सिंड्रोम का नाम लिखते हैं, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर लिखो, पहला लिखो कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस मतलब क्या होता है बेटा? कलर की पहचान नहीं होती है, सही है। कौन कौन सी करती है? रेड और ग्रीन। रेड ग्रीन, ठीक है, उसे पहचान नहीं पाता है। वो जब रेलवे वगैरह पेपर होता है तो उसमें टेस्ट होता है। हाँ। इसके बाद नेक्स्ट देखो हीमोफीलिया। सेकंड देखो हीमोफीलिया। क्योंकि बेटा हमारी जो सेल होती हैं अंदर, अगर मैं बात करूं रेड ब्लू ग्रीन, इन्हीं कलर से तो मिलके सारे कलर बने हैं, तो इसीलिए इनकी पहचान नहीं पाती। क्योंकि हमारी जो अंदर सेल होती हैं, जो आपको बताऊंगा मैं कौन सेल होती है, एक और होती है रॉड सेल, सही है। हाँ, तो बोन से क्या होता है, वहाँ प्रोटीन होता है, एडोप्सिन और डोप्सिन, वो इन्हीं को जो करते हैं। देखना हीमोफीलिया। नंबर 3 देखो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया नंबर 3, सिकल सेल एनीमिया। नंबर 4 लिखो सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये सारी चीज के बारे में किताब में दिया नहीं है, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके बाद लिखो फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया। और इसके बाद लिखो बेटा थैलेसेमिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसके बाद लिखो थैलेसेमिया। देख लिया, देख लिया। तो ये तो कौन सा हमारा डिसऑर्डर है बेटा? मेंडेलियन, मतलब जीन समझ वाले। अब देखो इधर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पैदा हो, इन्हें बोलते हैं सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? अच्छा, सिंड्रोम का मतलब क्या होता है बताओ? सेक्स क्रोमोसोम कम होते हैं, इसमें यहाँ पे ज्यादा होते हैं कम। सेक्स क्रोमोसोम हाँ। क्यों? ऑटोसोमल सिंड्रोम नहीं होता, होता नहीं था। डाउन सिंड्रोम होता है। हाँ, तो फिर ये बताओ सिंड्रोम, सिंड्रोम कैसे बोलते हैं, ये पूछ रहा हूँ, बताओ। क्रोमोसोम का नंबर कम होता है। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम डिजीज। जब एक से ज्यादा डिजीज लग जाती है आपको, तो उसे क्या बोल जाते हैं? सिंड्रोम, सही है। तो यहाँ पे बहुत खतरनाक सिंड्रोम होते हैं। ये सिंड्रोम होते नहीं नॉर्मली, यहाँ पे देखोगे पागल लोग होते हैं, कुछ कतई पागल होते हैं। एक है नहीं है, ये देखो किस इधर कितना सारा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ, ये मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। सिंड्रोम का मतलब वहाँ पे देखोगे कि बच्चा कभी पागल होता है, होता नहीं होता है? अरे सिंड्रोम से पागल ही थोड़ी होते हैं। पागल, हाँ वो आठ तो यही हो गया। चलो ठीक है। तो आप देखो क्रोमोसोम डिसऑर्डर में देखो, पहला देखो डाउन सिंड्रोम, DOWN, डाउन सिंड्रोम। इधर लिखना है। हाँ, ये क्या मतलब है सर? आरती करा रही है। क्या? आरती करा रही है। कुछ भी? बेटा आरती बोलने की वरना तुम्हें पटक देगी। डाउन सिंड्रोम है क्या? DOWN, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। देखिए नंबर 2 देखो बेटा, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और तीसरा कौन सा है बेटा? टर्नर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और तीसरा लिखो टर्नर सिंड्रोम। ये तुमने क्या लिखा है? क्लाइन ऐसे नहीं लिखा जाता है, के से बनता है, KLINE, क्लाइनफिल्टर। देख लिया। और इसके बाद लिखो टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम देख लिया बेटा। देख लिया। अब बेटा यहाँ पे समझो, मैंने आपको जेनेटिक डिसऑर्डर टाइप बता दिया कि मेंडेलियन कौन से हैं और जेनेटिक क्रोमोसोमल कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक करके बात करते हैं। पहले तो आप ये समझो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो पहली बात तो आपको सभी डिजीज का ये पता होना चाहिए कि कौन सी रिसेसिव है, कौन सी कैसी है, डोमिनेंट, पहली चीज। सेकंड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डिसऑर्डर है जो मतलब जनरेशन को स्किप नहीं करता है, कौन सा कर जाता है। कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो आपके बाबा को होगा तो आपके फादर को नहीं होगा, लेकिन बच्चों को हो जाएगा।
कुछ डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जो फादर को है तो बच्चे को भी होगा, उसके बच्चे को भी होगा, इसके जनरेशन नहीं करेगा। तो उनको क्या बोलते हैं? पहले तो हम लोग ट्रेट हेड डालो ट्रेट, फिर मैं समझाऊंगा आपको ट्रेट क्या होती है। हेड डालो ट्रेट। अब यहाँ पे एक बात समझो बेटा, इधर देखो, मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ, ये आपकी किताब में लिखा हुआ है लेकिन मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ। ये देखो, आपको डिसऑर्डर जब आप पढ़ोगे किताब में तो सबसे पहली लाइन ये लिखा होगा कि ये डिसऑर्डर कौन से टाइप का है। जैसे वो आपसे अगर बोले कि कोई डिसऑर्डर है जो वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव, तो आप लोग क्या समझोगे उससे? बताओ। देखो, पहली बात ऑटोसोमल है, इसका मतलब क्या होगा? ये मेल और फीमेल दोनों को होगा। किसको होगा? मेल और फीमेल दोनों को होगा। और अगर वो कह रहा है रिसेसिव है, इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो डिसऑर्डर होगा वो बेटा जनरेशन को स्किप कर जाएगा। स्किप का मतलब नहीं समझे कि अगर मान लिया बाबा को है तो फादर को नहीं होगा लेकिन उनके बच्चे को हो जाएगा। सही है? पहले क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा डिसऑर्डर ऑटोसोमल है, कौन सा सेक्स लिंक है, कौन सा डोमिनेंट है। अगर अब दूसरे उसमें आ जाओ ट्रेट में, अगर लिखा हुआ है मान लिया कि कोई डिसऑर्डर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कैसा है? डोमिनेंट, तो इसका मतलब पता क्या है? तो कि वो मेल और फीमेल दोनों को होगा लेकिन वो इसके जनरेशन नहीं करेगा, वो हर जनरेशन को होगा। समझ गए? तो पहले मैं आपको ऐसी ट्रेट लिखवा दे रहा हूँ, क्लियर हुआ? फिर इसके बाद डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो लिखो पहले नंबर 1 हेड डालो, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, नंबर 1 हेड डालो, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, हेड डाल दिया। तो बेटा अगर आपसे कोई कहे कि ये डिसऑर्डर कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव वाला है, तो आपको समझ जाओगे। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखो, इसमें देखो यूजुअली appears in both sexes, मतलब मेल और फीमेल दोनों को होगा, in both sexes with equal frequency। हाँ, मतलब मेल को भी हो सकता है, वो फीमेल को भी। मतलब ये हुआ अगर माता मम्मी को पापा को है तो इसका मतलब उनके बच्चे को लड़का को भी हो सकता है, लड़की को भी हो सकता है, अगर कोई ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है? इसके बाद देखना नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद देखो टेंड, TENDS, टेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है ये, टेंड्स टू स्किप जनरेशन, टेंड्स टू स्किप जनरेशन। बेटा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये जनरेशन को स्किप कर जाएगा, मतलब एक जनरेशन छोड़ सकता है। सही है? नेक्स्ट डालो, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। आप सुबह तो ठंड लगी थी ना? हाँ सर, बहुत ज़्यादा आज थी ना, मुझे लगा था धूप नहीं निकल आएगी। आज पता है 11 बजे तक धूप नहीं निकली थी, 11-12 बजे तक, अभी 1 बजे। मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये सब बच्चे नहीं, तुमको हैं 11:30 बजे। 11:30 कहाँ निकल आई बेटा? नहीं निकली थी, तुम्हें टाइम का अंदाजा ही नहीं है। या फिर तुम्हारे गाँव निकल आई, इधर पीली तो नहीं आई, ऐसा हो जाता है कभी? पता है क्या होता है? तेरे इधर अलग सूरज जाएगा। सूरज वाली बात नहीं बेटा हम लोग बताओ कितने निकली थी, अगर आप सही टाइम देख रहे हो तो बताओ। बेटा मुझे एक्यूरेट पता है 12 बजे के बाद ही निकली थी। सही है? हाँ, उस टाइम नहीं। ठीक है बेटा, इस वाले को ऑटोसोमल डोमिनेंट थे, इसमें देखना, इसमें लिख लो पहले पॉइंट वही 12 लिख लो, ऑटोसोमल है ना, इसके बाद मेल और फीमेल दोनों को होगा, तो पहले फर्स्ट पॉइंट वैसे लिख लो। देखो फर्स्ट पॉइंट पहला भी लिख लो, पहला जो लिखा हुआ है मतलब दोनों को होगा, मेल और फीमेल। ठीक है?
देखो यूजुअली अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ऑटोसोमल है ना ये भी। लेकिन डोमिनेंट का मतलब क्या है? सब स्किप नहीं होगी, ये जनरेशन स्किप नहीं करेगी, ये हर जनरेशन को होगी, फादर को और बच्चों को भी और उनके बच्चों को भी। तो देखो डज नॉट स्किप जनरेशन, डज नॉट स्किप जनरेशन, एवरी जनरेशन। हाँ तो कुछ भी लिख लो, सही है बेटा। अब थर्ड ट्रेड का नाम लिखो, एंड का थर्ड ट्रेड, इसका लिखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड, एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड है ना। हाँ लिखो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेड। देख लिया बेटा। अब देखो एक बात समझो आपको, क्यों मेल के पास नहीं होता क्या? ये इधर देखो, यहाँ पे होगी दोनों को, लेकिन ज्यादा जो होगी उसको भी मेल को, ना कि फीमेल को, मेल को। पता है क्यों होगी? ये इसकी जनरेशन कर रही है, क्या कर रही है? इसके। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट लिखा होता तो सबसे ज्यादा किसको होती? फीमेल को कंपेयर टू मेल के। अगर बाई लिंक होती तो ओनली मेल, तो फीमेल को नहीं होती। समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या है बेटा? एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो यूजुअली मोर मेल देन फीमेल, यूजुअली मोर मेल देन फीमेल आर अफेक्टेड। ठीक है, तो मेल क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी कंपेयर टू फीमेल। इसके बाद देखो, अब रिसेसिव है उसका मतलब क्या है कि जनरेशन स्किप कर जाएगी। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, टेंड्स टू स्किप जनरेशन, टेंड्स टू स्किप जनरेशन। आप तो घर पे पढ़ाई कर रहे हो है बेटा? पढ़ाई कर रहे हो बेटा? पढ़ाई मेहनत से कर लो, समझ रहे हो बात? और क्वेश्चन लगा लो। तुम लड़की हो बेटा, लड़की नहीं हो, समझ रहे? ये मेहनत कर लो, लड़कियों को करनी चाहिए, लेकिन सही है तो गलत किया है। लेकिन ना मेहनत तो करनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उसको समझा रहा हूँ, सिंपल हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है? और पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो। 5 मंथ है आपके पास बेटा, अभी भी आपको तो काट सकते हो अगर मेहनत कर लोगे तो। 4 मंथ है आपके पास, समझ रहे हो? 4 महीने 5 दिन। और आपको किताब पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन लगानी है। किताब पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, किताब पढ़ो क्वेश्चन लगाओ, सही है? क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट कुछ भी मिल गया, कोई कॉलेज मिल गया, तो आप समझ नहीं सकते तुम्हारी जिंदगी कैसी हो जाएगी। ऐसे ऐसी चीज चल रही है, ऐसी हो जाएगी, पलट जाएगी बेटा। तुमने अभी हॉस्टल लाइफ को जिया नहीं, इतना मजा आता है कि तुम समझ नहीं सकते। समझ रहे हो? मेडिकल कॉलेज में हाँ, क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। देखो मैं आपको फायदे गिनाऊं, एक तो देखो पहला फायदा क्या होता है कि अभी आप जो कर रहे हो उसमें अगर किसी घर वाले ने पकड़ लिया, समझ रहे हो, तो आप बहुत मारेंगे, समझ रहे हो? क्योंकि अभी आप कुछ हो नहीं। और सेकंड बेटा जब एमबीए में जाओगे तो आप खुले करना करती है, आराम से घर वाले पकड़ लेंगे, वो कहेंगे ठीक है शादी करो मुझे। दूसरी पहली बात, दूसरी क्या होगी कि आपको एक एमबीए का 1 एमबीए फ्री मिल जाएगा अगर आप चाहोगे तो। सही है, फायदा है। तीसरा क्या होगा कि आपके फादर बेटा बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में कि हमारा बच्चा एमबीए है। वो कहते टेंशन फ्री जाते हैं आधे। अगर बेटा आपको पता नहीं, अगर किसी पेरेंट्स का बच्चा सफल हो जाता है तो उसके पेरेंट्स पता है उनके सर से आधा बोझ हट जाता है, ये रियलिटी है। अगर आप सक्सेस नहीं हुए तो आपके पेरेंट्स पता है पूरी जिंदगी भर दबाव में रहते हैं किसी ना किसी के। वो कहीं जाएंगे तो बता नहीं सकते हमारा बच्चा क्या करता है, और दूसरा बताता होता है तो उन्हें उस टाइम बहुत बेकार लगता है। सही है, मुझे लगता है पेरेंट्स के ऊपर 2 जिम्मेदारी होती है, एक तो लड़की की शादी करनी, लड़की और दूसरा लड़के को सक्सेसफुल करना। ये होता है। तो आधा पेरेंट्स तभी सही हो जाता है जब उसका क्या होता है, लड़का सक्सेस हो जाता है। तो आप लोग ये सोचा करो बेटा कि हम मेहनत कर लें। ये कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप कर लिया। सही है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्लियर? अरे तू वो कर रहा है, मेहनत कर ले बेटा वरना होगी। लिख लिया? इसके बाद देखो टेंड्स टू इसके वजह से लिख लिया बेटा। नेक्स्ट लाइन डालो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट।
अब यहाँ ध्यान रखो बेटा, अगर ये डोमिनेंट है पता है, तो जो फीमेल होती है वो कैरियर काम करती है, क्या काम करती है? कैरियर। कैरियर का मतलब बाहर का, बच्चों को पहुंचाने का, भेजने का। तो देखो यहाँ पे मोर फीमेल देन मेल, मोर फीमेल देन मेल आर अफेक्टेड, मोर फीमेल देन मेल आर अफेक्टेड। और इसके बाद देखो डज नॉट स्किप जनरेशन, ये स्किप जनरेशन नहीं करती। डज नॉट स्किप जनरेशन, देख लिया। नेक्स्ट में डालो बाई लिंक ट्रेस, बाई लिंक ट्रेस। अब अगर बाई लिंक है तो डोमिनेंट होता है रिसेसिव, वो हमेशा मेल को ही होगी, ठीक है। तो लिख लो बाई लिंक ट्रेट या बाई लिंक डोमिनेंट है, लिख लो। अब बाई लिंक लिखिए तो बाई लिंक है, देख लिया। यहाँ देखो ओनली मेल आर अफेक्टेड, ओनली मेल आर अफेक्टेड, ओनली मेल आर अफेक्टेड। क्या हुआ? कुछ नहीं, इसने बाई लिखा, बी वाई वाला। अरे बेटा बाई लिंक बोल रहा हूँ, बाई लिंक एक्चुअली बोल रहा हूँ तो बाई लिंक बोलूंगा ना। बाई क्या होता है? बाई नहीं है, बाई मेरे दादा बताने क्या करी? बाई बाई बहुत डिफरेंस है। अब मैं इतना बोलता हूँ तो इतना ध्यान नहीं रखूंगा कि बाई बोलूँ या बाई बोलूँ। बेटा मैं बोल ही देता हूँ, बाई लिंक आप समझ सकते हो कि एक्स की बात कर रहा हूँ तो बाई की बात करूंगा। और मैं साथ में यही बोल रहा हूँ ओनली मेल आर अफेक्टेड, तो आपको समझ आना चाहिए ना कि बाई कौन सा वाला होगा। देखो ओनली मेल आर अफेक्टेड मतलब कॉमन सेंस नहीं है, ओनली मेल आर अफेक्टेड। देख लिया। इसके बाद देखो डज नॉट स्किप जनरेशन, आरती का देख लिया बेचारी, डज नॉट स्किप जनरेशन। बेटा देख लिया। अब हम लोग हेडिंग डालो मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये करके पढ़ते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। हेडिंग डालो मेंडेलियन डिसऑर्डर, डालिए हेडिंग। मेंडेलियन डिसऑर्डर नंबर 1 में डालो कलर ब्लाइंडनेस। क्या लिखो? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस लिख लिया। यहाँ पे लिखो फर्स्ट पॉइंट लिखो। अच्छा ये तो पता है कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है कि बेटा कलर्स की अगर कम नहीं कर पाते हैं पहचान, ठीक है, जिसको ये होता है। लेकिन ये बताओ ये वाले डिसऑर्डर के आपने कभी किसी को देखे हैं? नहीं देखे तो नहीं, बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, बहुत ऐसा केस बहुत कम होता है इसमें जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस से होता है, मेरा किसी में नहीं होगा, नॉर्मली नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ अगर चेकअप किया जाए थोड़ा बहुत मिल सकता है किसी, लेकिन वैसे नहीं होता है। चलो लिखो इसमें, लिखो आल्सो नो एज, आल्सो नो एज डाल्टन डिजीज। इसको क्या बोलते हैं? डाल्टन डिजीज। देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो कलर ब्लाइंडनेस इज अ, कलर ब्लाइंडनेस इज अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। अब बेटा ये रिसेसिव इसका मतलब किस वाला होगा बताओ? मोर मेल देन फीमेल। अगर डोमिनेंट होती तो मोर फीमेल देन मेल। अब आपको ये पता था क्या? अगर मैं पहले नहीं लिख पाता तो आपको पता नहीं रहता, सही है। अब आप समझ गए ये मेल को क्या होगी, ज्यादा होगी, फीमेल को कम होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो इनएबिलिटी ऑफ, इनएबिलिटी मतलब मिला के लिखो, अलग अलग नहीं। इनएबिलिटी, हाँ अलग अलग लिखना है बच्चे। इनएबिलिटी ऑफ परसीविंग
इनएबिलिटी ऑफ परसीविंग पर्टिकुलर कलर कौन कौन सा बेटा बताओ? रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू, तीनों रेड कॉमा ग्रीन कॉमा ब्लू, तीन कलर में पहचान नहीं कर पाता, ठीक है, जिसको होता है। देख लिया? क्लियर हुआ? सही है। नेक्स्ट निकालना बेटा, नेक्स्ट निकालो, निकालो सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया अच्छा ये बताओ, मैंने ये एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया कौन से किस में लिखवाया था? किसको? ये कौन से जीन का था? तो जीन, तो कौन से जीन को ऐसा मैं लिखवाया था? एग्जाम्पल ये सिकल सेल एनीमिया का है, इसमें पॉइंट में। और बताओ ये कैसा जीन होता है? प्लेयोट्रॉपिक जीन बताया था वहां पे, एग्जाम्पल लिखवाया सिकल सेल एनीमिया। ये बात याद रखो, ठीक है, वरना ये मत भूलो। देखो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है समझो। एक यहाँ पे क्या होता है? पॉइंट म्यूटेशन होता है। क्या होता है बेटा? पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पे सिंगल कोडन चेंज हो जाएगा, और सिंगल कोडन चेंज हो जाएगा तो ये अमाइनो एसिड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, सही है। और अमाइनो एसिड चेंज होता है तो जो आरबीसी का शेप होता है वो सिकल टाइप का हो जाता है। सिकल का मतलब पता है क्या होता है? हंसिया टाइप। क्या होता है भाई? घास काटने वाला। तो हंसिया होता है, उसके टाइप का हो जाता है। अब जब सिकल सेल डिजीज हो जाएगी तो बताओ आपको क्या प्रॉब्लम होगी? देखो आरबीसी का मेन काम होता है ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसलेशन। क्या होता है? O2 और CO2 का ट्रांसलेशन होता है। तो आप लोग बताओ, अगर सिकल सेल हो जाएगा आरबीसी का तो आरबीसी कौन कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो आपको ऑक्सीजन पूरी तरीके से बॉडी में नहीं पहुंच पाएगी, और नहीं पहुंचेगी तो आपको क्या होंगे? फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं ब्लड की क्या हो जाती है? कमी। और एनीमिया का मतलब ही होता है ब्लड की कमी। तो देखो सिकल सेल में देखो इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। बेटा ये ध्यान रखना, बार बार कह रहा हूँ, जो ऑटोसोमल रिसेसिव लिखवा रहा हूँ, कभी एक्स लिंक्ड रिसेसिव लिखवा रहा हूँ, ये याद कर लेना घर पे जाकर, क्योंकि यहीं से यही क्वेश्चन आएगा और कुछ नहीं आएगा। इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या होगा? ये मेल फीमेल दोनों को हो जाएगा। रिसेसिव का मतलब क्या है? कि स्किप जनरेशन कर जाएगा, सही है, एक जनरेशन को स्किप कर सकता है। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो आरबीसी कैसी जाएगी? सिकल से। तो एरो बनाओगे, लिख लो सिकल से, सिकल से, चिकल से नहीं, सिकल से। हंसिया का लिख लो, ठीक है, ठीक है। देखो बिकॉज ऑफ सिकल से, बिकॉज ऑफ सिकल से, सिकल से कॉमा लगाओ और लिखो रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कॉमा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कॉमा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, और कौन सी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कमी जाती है? तो ये चल रहा है। और कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमारी शरीर को ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं पहुंच पाती है? बताओ। हाँ बताओ, कोई कंडीशन बता दो मुझे। अब ये होता है ना, सांस फूलने लगती है तो उसमें सांस ही नहीं मिलती है। ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब हमारी बॉडी को, हम तो चाहते हैं पहुंच जाए, लेकिन पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पाती है? बताओ बेटा। मैंने आपसे कहा था जब आप ऊंचाई पे जाते हो बोला था, कहाँ जाते हो? ऊंचाई पे जाते हो बोला था, हाई एल्टीट्यूड पे। तो मैंने कहा था कि उस टाइम क्या होता है, पार्टिकल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है। आप जैसे पहाड़ों पे अभी हम क्या ना पूर्णा की जाता है, थोड़ा बहुत होगा सर लगता, ऊंचे पहाड़ों जाओ तो पता है क्या होगा? एक आपने दो चीजें ऑब्जर्व की होंगी, एक तो आपकी बॉडी में दर्द हुआ होगा, अब ये मतलब चलने में हो रहा है, नहीं वैसे होगा, एनर्जी कम लगेगी। और सेकंड क्या होगा, आपकी हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाएगी। अभी आप ये चीज ऑब्जर्व करना, आप चाहोगे कि हार्ट बीट नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी वो धक धक अंदर से अपने आप होगी। आप लोग सोच रहे होते हैं कि मैं चढ़ाई कर रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है, वो अपने आप होता है। पता है क्यों होता है? हाइट वजह से नहीं,
वो इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जाके जब टाइम जाते हो आप तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम हो जाता है। और मैंने आपको लिखवाया था कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन सैचुरेशन लिखवाया था मैंने कहा था कि अगर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा